हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का एक ब्रीफ नॉलेज लिया था, जिसमें हम लोगों ने इतिहास का महत्व और उसकी वर्तमान के लिए प्रासंगिकता पर बात किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग मानव की उत्पत्ति और विकास और इसके साथ ही साथ इतिहास पुनर्निर्माण के जितने भी स्रोत हैं उस पर चर्चाएँ करेंगे। अब टॉपिक शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, इस टॉपिक में ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे जिससे आप फैमिलियर नहीं होंगे, और दूसरी बात ये कि ये टॉपिक वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्व नहीं रखती है। यही सब कारण है कि इस टॉपिक पर चर्चाएं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, जिसके कारण इस टॉपिक को समझना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया हो जाता है। सो काइंडली आप अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। इसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉपिक को ईजी वे में आपके सामने रख सकूँ। देखो, इतिहास की एक बहुत ही फेमस सा डिफिनेशन है जिससे हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है कहानी, यानी बीते हुए कहानी को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो आइए अपनी इस इतिहास की यात्रा को हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही क्यों, क्योंकि ये तो जियोग्राफी का पार्ट है। तो आपके समझ के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, जियोग्राफी और हिस्ट्री ये एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी जिस जगह की जैसी जियोग्राफी होती है उस जगह की वैसी ही हिस्ट्री हो जाती है। अगर हम इतिहास में देखें तो अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों के कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान का टेरेन इतना दुर्गम है कि अपनी अपनी सदी में जो भी साम्राज्य यहाँ गया उसको करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में ब्रिटेन ने यहाँ आक्रमण किया और एंग्लो अफ़गान वार में ब्रिटेन की हार होती है। 20वीं सदी में यूएसएसआर आया और आप जानते हैं कि बाद में इसका विघटन हो गया। वहीं अगर 21वीं सदी की हम लोग बात करें तो 21वीं सदी में अमेरिका यहाँ आता है और इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की ओर मूव कर गया। तो इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इतिहास के निर्माण में भूगोल की कितनी निर्णायक भूमिका है। तो हम अपने इतिहास की समझ भूगोल से शुरू करेंगे और इस प्रक्रिया की शुरुआत हम लोग पृथ्वी के निर्माण से करते हैं। अब देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर भी हमारे समाज में 2 तरह की धारणाएं हैं। एक वैज्ञानिक धारणा है और दूसरा धार्मिक धारणा है। जब हम धार्मिक धारणा की बात करते हैं, हमारे वेदों में जब इस बात का जिक्र हुआ, खास करके ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, कि सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं होगा, तो वेस्टर्न कम्युनिटी ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन जब आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत देकर हमारे वेदों की इस बात की पुष्टि कर दी कि शून्य से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, तो लोग भौचक्के रह गए थे। यही शून्य से सृष्टि का सृजन बिग बैंग कहलाता है, और यहीं से ये धारणा बिग बैंग की स्विच कर जाती है वैज्ञानिक धारणा की तरफ। तो देखो, बिग बैंग की थ्योरी ये कहती है कि आज हम जितने भी मैटर और जितनी भी एनर्जी अपने आसपास देख रहे हैं, 15 बिलियन वर्ष पहले ये एक पॉइंट में समाई हुई थी। समय के साथ क्या होता है कि इस पॉइंट में एक महाविस्फोट होता है। इस विस्फोट को ही हम लोग बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के फलस्वरूप हमारे यूनिवर्स में टाइम, मैटर और स्पेस की उत्पत्ति होती है। अगर हम टाइम की बात करें तो देखो, टाइम को हम लोग किसी भी चीज़ के रोटेशन से ही समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं तो हमारी अर्थ जब अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करती है तो उसे हम लोग एक दिन कहते हैं। वैसे ही जब मून अर्थ का एक रेवोल्यूशन पूरा करता है तो उसे हम लोग एक मंथ कहते हैं। सिमिलरली जब अर्थ हमारे सन का एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है तो हम उसे एक साल कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। टाइम की कैलकुलेशन का इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। वहीं जब हम मैटर की बात करते हैं तो देखो, जितने भी हमारे प्राइमरी एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस बिग बैंग की थ्योरी के बाद ये एग्जिस्टेंस में है। समय के साथ क्या हुआ कि ये जो प्राइमरी एलिमेंट हैं ये एक एटम का फॉर्म लेने लगे और धीरे धीरे ये एटम स्टार्स में कन्वर्ट हो गए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा सन हीलियम और हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। तो इस तरह 4.5 बिलियन वर्ष तक की कहानी हम लोग जान चुके हैं।
जहाँ सूरज का निर्माण हो चुका है। अब बारी है पृथ्वी के निर्माण की। चलो अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पर आते हैं। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अलग अलग थ्योरी दिए हैं। जैसे गैसियस थ्योरी है, नेबुलर थ्योरी है और ड्यूलास्टिक थ्योरी है। अब इन तीनों थ्योरी में, ये तीनों थ्योरी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पर इतना बात आप लोग समझ लो कि इन तीनों थ्योरी में एक बात कॉमन है। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सन से हुई है। अब देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कह रही है। इसमें यह परिकल्पना की गई कि सन के पास उसका एक कंपेनियन स्टार था। ये जो स्टार है ये सन से बहुत बड़ा था और अपने ऑर्बिट पर ये चला जा रहा था। अब इसका ग्रेविटेशनल प्रभाव इतना मजबूत था कि इसने सन के कुछ मैटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सन से कुछ मैटर निकल गए और ये मैटर इस कंपेनियन स्टार की तरफ जाने लगे। बट क्या हुआ कि तब तक ये कंपेनियन स्टार अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ गया था। तो ये मैटर ना ही इस कंपेनियन स्टार के पास जा पहुँचे और ना ही वापस सन के पास आ पहुँचे। लेकिन इसमें एक बात देखने की है कि जब ये मैटर निकले थे तब इनको एक एंगुलर मोमेंटम मिल गया और ये सन के ग्रेविटेशन में आकर धीरे धीरे चारों ओर इसके घूमने लगे। और यहीं से ये परिकल्पना की गई कि ये जो मैटर हैं धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण करते हैं। पर देखो, आज का जो साइंटिफिक रिसर्च है इन थ्योरी को वो लोग नहीं मानते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। वो लोग ये क्लेम करते हैं, वो इस थ्योरी का ऐसे आलोचना करते हैं कि अगर सन से ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ रहता तो सन और अन्य ग्रहों में समरूपता पाई जाती। ऐसा नहीं होता कि सन में कुछ और तत्व पाए गए हैं और अन्य ग्रहों में कुछ और तत्व मिलने लगे। तो इस तरीके से इस थ्योरी को बेसलेस करार दे दिया गया है। अभी फ़िलहाल रिसर्च जारी है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझें कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ये एक मिथ है कि सन से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वैसा ही एक और धारणा हम लोग बचपन से ही अपने मन में बनाकर बैठे हैं कि चांद की उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी से हुई है। हम लोग ऐसा सुनते आए हैं कि कोई एस्ट्रॉयड आया और पृथ्वी से टक्कर खा गया, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ अंश निकल गया और वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आकर गोल गोल घूमने लगा और वही चांद कहलाया। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग, जब मैं जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें डिस्कशन करूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझें कि पृथ्वी को आप माँ कहते हैं और चांद को आप मामा कहते हैं। तो मामा की जो उत्पत्ति है माँ से तो कभी हो नहीं सकती है। वैज्ञानिक हमारे नाना को ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे ही वैज्ञानिक इसे ढूंढ लेंगे हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ें। हमारे पास हमारी रेडीमेड पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो गया है 4600 मिलियन वर्ष पहले, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो गया तो उस समय पृथ्वी एक आग के गोले की तरह खौल रही थी। तकरीबन 1900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये खौल रही थी। समय के साथ आगे क्या हुआ कि यहाँ पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ उल्का पिंडों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो उल्का पिंड है आपको पता होना चाहिए कि ये सिलिकेट्स के बने होते हैं और सिलिकेट्स के बने होने की वजह से इनमें ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। अब लाखों वर्षों तक ये बारिश होती रही उल्का पिंडों की। अगले चरण में क्या होता है कि इन उल्का पिंडों से निकला हुआ ऑक्सीजन और पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ हाइड्रोजन वायुमंडल में मिलते हैं और पानी की गैसीय अवस्था में बन जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी गर्म थी, तरल रूप में तो पानी बनेगा नहीं, तो धीरे धीरे ये पृथ्वी के वायुमंडल में इकट्ठे होने लगते हैं। समय के साथ वायुमंडल ठंडा होता है, बादल के फॉर्म में ये आते हैं और पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट होती है। ये बारिश लाखों वर्षों तक होते रहता है, जिसकी वजह से अभी देखो ये जब बारिश होती है तो पृथ्वी तो अभी गर्म ही थी, वापस ये भाप बनकर वायुमंडल में जाते थे और फिर बारिश होती रहती थी। तो ये प्रक्रिया जो है वो लाखों वर्षों तक होती रही। इसके अगले चरण में क्या होता है, देखो पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है वो ठंडी हो जाती है, पर इसका कोर अभी भी गर्म था। तो आपको पता है कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है। तो हीट पृथ्वी के कोर से पृथ्वी के परपट्टी की तरफ मूव करने लगा, जिसके फलस्वरूप अब नेक्स्ट चरण में ज्वालामुखी क्रियाएं होना स्टार्ट होंगी पृथ्वी पर। ये भी कई हजारों लाखों वर्षों तक चलेंगी। इन ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से हमारे पृथ्वी पर लैंड का फॉर्मेशन होता है, स्थल बनते हैं। धीरे धीरे यही प्रोसेस आगे बढ़ता है
और बारिशों की वजह से हमारे धीरे धीरे ओशियंस का फॉर्मेशन होने लगता है और इसी ओशियंस में जीवन सूक्ष्म रूपों में पहली बार हम लोग को दिखाई देता है। अब पृथ्वी के इन्हीं सब चरणों को पढ़ने के लिए पृथ्वी को हम लोग कई महाकल्पों में बांट देते हैं, जैसे प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक। तो आइए हम लोग उस पर अब डिस्कशन करें। क्योंकि देखो, पृथ्वी के निर्माण से लेकर इस पर मानव जीवन की उत्पत्ति को समझने और जानने के लिए हम पूरी पृथ्वी के समय चक्र को 6 महाकल्पों में बांट देते हैं, जिसमें पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक, जिसका समय अवधि है 4600 मिलियन से 600 मिलियन वर्ष। ये 4600 मिलियन वही है जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस समय की पूरी घटना को हम लोग प्री पैलियोजोइक काल में पढ़ते हैं। प्री पैलियोजोइक काल के बाद पैलियोजोइक काल आता है। इसका समय काल है 600 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक। इस पैलियोजोइक महाकल्प को ही हम लोग प्राथमिक युग कहते हैं। इसके बाद आता है मेसोजोइक। इसका समय काल आप देख रहे हैं 225 मिलियन से 100 मिलियन तक। इसे हम लोग द्वितीयक युग कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, ये जो सेनोजोइक महाकल्प है, ये वही महाकल्प है जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होती है। इसका कहने का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में होती है। आगे इन युगों का और डिवीज़न है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। 5वां महाकल्प है नियोजोइक। इसको हम लोग चतुर्थक युग कहते हैं। देखो, महाकल्प और कुछ नहीं है, ये हिंदू समय काल की एक लंबी मापन की इकाई है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम एक एक काल के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वही चीज़ हम पढ़ेंगे जो हमारे हिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ आप बस इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा कि मानव की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में होती है, तृतीयक युग में होती है। ये विश्व स्तर पर मानव की उत्पत्ति को दिखाता है। लेकिन अगर वही भारत में पूछ दे तो भारत में मानव की उत्पत्ति नियोजोइक काल में होती है, जिसे चतुर्थक युग कहते हैं। तो विश्व स्तर पर मानव की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में होती है और भारत में मानव की उत्पत्ति नियोजोइक महाकल्प के चतुर्थक युग में होती है। आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलो अब हम लोग प्री पैलियोजोइक काल पर चलते हैं। इसका समय काल आप देख रहे होंगे कि ये 4600 मिलियन से 600 मिलियन की जितनी घटनाएं घटी हैं, वो सारी घटनाएं हम लोग को इसी महाकल्प में पढ़ना होता है। अगर एक लाइन में बोलें तो पृथ्वी के निर्माण से लेकर पृथ्वी कैसे एक हैबिटेट में, कैसे एक आवास में विकसित हुई है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग को इसी महाकल्प में देखने को मिलता है। जैसे इसी महाकल्प में भूपट्टी का निर्माण होता है, जैसा कि आपने अभी देखा ही था कि ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से कैसे भूपट्टी का निर्माण होता है। इसी महाकल्प में महासागरों का निर्माण होता है, चट्टानों पहाड़ों का निर्माण होता है। चट्टानों के बारे में अगर आपको बता दूं तो इस युग में देखो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं और आर्कियन काल की चट्टानों की एक खासियत थी कि इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जीवन इस समय तो था ही नहीं, जीवन की तो अभी शुरुआत ही हो रही थी। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि इसी प्री पैलियोजोइक महाकल्प में महासागरों के गर्भ में जीवन सूक्ष्म रूपों में विकसित हो रहा था। इस प्री पैलियोजोइक के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। स्टेप वाइज स्टेप हम लोग को सीनेजोइक महाकल्प में आना है, जहाँ पहली बार मानव की उत्पत्ति होती है और वो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका के पूर्वी तट पर होती है, जो आगे हम देखेंगे। अगला महाकल्प है पैलियोजोइक। अब हम अपने नेक्स्ट महाकल्प में आते हैं, जिसे पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। इसका डिवीज़न 600 मिलियन से 300 मिलियन तक किया गया है। इसी महाकल्प को हम लोग प्राथमिक युग कहते हैं। अब देखो, इस महाकल्प में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उन परिवर्तनों को पढ़ने के लिए इस महाकल्प को हम लोग बहुत छोटे छोटे समय कालखंडों में बांट देते हैं, जैसे कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, डोविनियन काल, कार्बोनिफेरस काल, पर्मियन काल। इसके समय कालखंड को आप देख रहे हैं, पर हिस्ट्री के लिहाज से हर कालखंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपना ध्यान इस ऑर्डोविशियन काल पर लगाना है और दूसरा डोविनियन काल पर लगाना है, क्योंकि इसमें हमारे हिस्ट्री के लिहाज से कुछ परिवर्तन होते हैं। बाकी सब जो भी कालखंड है, जैसे कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियम, इनमें क्या होते हैं, पर्वत पठारों का निर्माण जारी रहता है, कार्बन का निर्माण जारी रहता है। तो चलो अब हम लोग ऑर्डोविशियन काल के बारे में देखते हैं। देखो, ये वही काल है जब जीवन सूक्ष्म रूपों से मछलियों का रूप ले चुका था। यानी इस काल में हमें मछलियाँ देखने को मिलती हैं। स्टेन फिश नाम की मछलियों के जीवाश्म इस कालखंड में पाए गए थे।
अगला इम्पोर्टेंट कालखंड है डोवेनियन। अब इस डोवेनियन कालखंड में जलीय जीवों की संख्याओं में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ इसी डोवेनियन काल में पृथ्वी के वातावरण में चेंजिंग आती है। पृथ्वी पर वनस्पतियों का विकास होता है। अब जब वनस्पतियों का विकास होगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा घटेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अब आपको इसके अगले स्टेप के बारे में पता होगा, क्योंकि अगला स्टेप है परमिनियम काल। अब जीवन जो है वो समुद्र से स्थल की ओर बढ़ेगा और छोटे छोटे जीवों के रूप में वो स्थल पर रहने लगेगा। तो परमिनियम काल की ये खासियत है कि अब जीवन जलीय रूपों से स्थल की ओर बढ़ रहा था। शॉर्ट में इसको हम कंसाइज करें तो ऑर्डोविशियन काल में सूक्ष्म जीव मछली का रूप ले लेता है। डेवोनियन काल में जलीय जीवों की संख्याओं में काफ़ी वृद्धि होती है और परमिनियम काल में जलीय जीव अब स्थल पर रहने लगते हैं। अब आगे के डिवीजन को हम लोग देखते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट महाकल्प पर, जिसे हम लोग मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं। इसे द्वितीयक युग भी कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 3 कालखंडों में बांट देते हैं। पहला है ट्रियासिक, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। तो इस महाकल्प के परिवर्तनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, इस समय धरती पर मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से धरती के जो भी मिनरल्स है वो परकुलेट करके नीचे आ जाते हैं। अब जब मिनरल्स नीचे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वृक्षों की हाइट बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने जड़ नीचे तक लाएंगे और जड़ जब नीचे लाएंगे तो इनके तनाव में वृद्धि होगी। इस वजह से इस महाकल्प में वृक्ष जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे हो गए थे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अब इतने ऊंचे वृक्ष और इनकी पत्तियों को खाने के लिए जीवन भी अपना आकार बड़ा करेगा। मतलब अब धरती पर डायनासोरों का विकास होना अब स्टार्ट हो रहा था। तो ये जो ट्रियासिक और जुरासिक काल है, इसका कालखंड आप देख रहे हैं। इस समय हमारी पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था। अब अगला टाइम फ्रेम है क्रिटेशियस। अब इस क्रिटेशियस काल में क्या होता है कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड की टकराहट होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन के जो भी रूप हैं, चाहे वो डायनासोर हो, वनस्पति हो, छोटे जीव हो, उन सब का अंत हो जाता है और पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से धूल कणों से भर जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और पूरी तरह से एक बर्फ़ के चादर के रूप में पृथ्वी कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग हिम युग कहते हैं। तो इस मेसोजोइक महाकल्प के परिवर्तनों को आप देख रहे हैं, कैसे डायनासोरों का विकास हुआ, कैसे उनका अंत हुआ और पृथ्वी पूरी तरह से एक बर्फ़ के चादर में ढक जाती है। इसे हम लोग हिमयुग कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले महाकल्प की ओर, जो सेनोजोइक महाकल्प है। और आपको ये पता है कि अगर पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत नहीं हुआ रहता तो शायद ही मानव जीवन की उत्पत्ति यहाँ होती। आई होप यहाँ तक की कहानी पर आपका विजन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट महाकल्प सेनोजोइक पर आते हैं। इस सेनोजोइक महाकल्प को ही हम लोग तृतीयक युग कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये वही समय है जहाँ से मानव के विकास की सीरीज शुरू हो जाती है। अब इस तृतीयक युग में हुए परिवर्तनों को अध्ययन करने के लिए हम इसे 4 कालखंडों में बांट देते हैं। पहला है पैलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है ऑलिगोसिन और चौथा है प्लायोसिन। जब हम बात पैलियोसिन का करते हैं तो इस समय धरती पर प्राइमेट्स का विकास होना शुरू हो जाता है। प्राइमेट्स वैसे जीव को कहते हैं जिनकी माताओं में बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे छुछुंदर, वानर, गोरिल्ला, लंगूर। अब देखो, प्लायोसिन काल आते आते इन प्राइमेट्स में वो लक्षण दिखने लगते हैं जिसके आधार पर हम किसी जीव को मानव कह सकते हैं। यानी अब मानव की उत्पत्ति के बारे में आप कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में प्लायोसिन काल में हुआ था। इन मानवों का अवशेष हमें अफ्रीका के पूर्वी तट से प्राप्त होते हैं। यानी प्रथम मानव जो थे वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पाए गए थे। अब देखो, जैसे जैसे समय बीतता है ये मानव अफ्रीका के नील नदी के सहारे पूरे धरती पर फैलने लगते हैं। तो इस परिवर्तन को हम लोग अगले महाकल्प में पढ़ेंगे, जो है हमारा नियोजोइक महाकल्प। अब हम अपने अंतिम महाकल्प की ओर आ गए हैं, जिसे हम लोग नियोजोइक महाकल्प कहते हैं या फिर चतुर्थक युग कहते हैं। इस चतुर्थक युग का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसे 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक है प्लीस्टोसिन काल और दूसरा होलोसिन काल। अब देखो, ये जो प्लीस्टोसिन काल है
इसी कालखंड में भारत में पहली बार मानव के अवशेष पाए गए हैं। अब इस तरह मानव की उत्पत्ति के लिए हमारे पास दो तर्क हैं। विश्व स्तर पर मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुआ था, जबकि भारत में पहली बार मानव का अवशेष चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में प्राप्त होते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मानव के विकास को पढ़ेंगे। देखो, अभी तक की अपनी हिस्ट्री के क्लास में हम ये देख चुके हैं कि मानव की प्रजाति सर्वप्रथम तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में अफ्रीका के तट पर दिखाई देती है। देखो, हमारा धर्म और साइंस दोनों इस बात को मानता है कि मानव की उत्पत्ति वानर से हुई है। तो जब इस वानर में वो सारे लक्षण दिखने लगते हैं जिसके आधार पर किसी को हम मनुष्य कह सकते हैं, तो वो पहला मनुष्य जिसे हम लोग रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। इस रामापिथेकस की खासियत ये थी कि ये 4 पैरों पर चलते थे और दूसरा कि ये जंगलों में रहते थे। देखो, अगर इस समय हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अभी आधी बर्फ़ से ढकी हुई थी। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, पृथ्वी की बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और इसके साथ ही पृथ्वी पर मैदानी भागों का विकास शुरू हो गया। अब इस परिस्थिति में रामापिथेकस जो है वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे। पहले वो जो मैदानी भागों में जाएंगे उसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और दूसरे वो जो जंगल में ही रह गए। तो अब जो मैदानी भागों में चले गए हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें भोजन के लिए दूर तक जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 4 पैरों से चलने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी या 2 पैरों से? जाहिर सी बात है कि 4 पैरों से चलने में एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। तो धीरे धीरे ये 2 पैरों पर चलना स्टार्ट करेंगे और मानव के विकास का सीरीज यहीं से स्टार्ट होगा। ये जो क्रम है वो मानव के विकास के क्रम को दिखाए गए हैं। पहले रामापिथेकस, तब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तब हाइडेलबर्ग, तब होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन बनेंगे और एट लास्ट हम लोग को होमो सेपियंस तक पहुंचना है। ये पूरा ही मानव के विकास की कहानी है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में चर्चा कर लें कि इनकी क्या क्या खासियत थी। देखो, इनके बाल बड़े बड़े थे, ये 4 पैरों पे चलते थे। मस्तिष्क का आकार काफ़ी छोटा था, जबड़े जो थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे और पिछले दांत बड़े थे। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही हम लोग अपना आदि पूर्वज मानते हैं। मानव के विकास के क्रम में अगला मानव आता है हाइडेलबर्ग। देखो, ये हाथ का प्रयोग करने वाले प्रथम मानव थे। ये 90 डिग्री पर चलते थे और पहले की अपेक्षा में इनकी मस्तिष्क का आकार काफ़ी बड़ा था। इसके बाद हम लोग होमो इरेक्टस पर आते हैं। जब हम मानव के विकास के सीरीज में होमो इरेक्टस तक जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो मानव थे अब समूह में रहने लगे थे और यहीं से परिवार का कल्चर स्टार्ट हो जाता है। और इनकी ये खासियत थी कि ये हाथों का इस्तेमाल काफ़ी दक्षता से करना सीख गए थे। और इन सब के अलावा आग के आविष्कार करने वाले ये प्रथम मानव थे। अब यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि इनके अवशेष यूरोप, मध्य एशिया और भारत में पाए गए हैं। ये जो प्रथम मानव हैं जिनका अवशेष भारत में पाया गया था। तो जब इस दोनों पॉइंट को हम लिंक करेंगे कि इनके अवशेष यूरोप और मध्य एशिया तथा भारत में पाए गए और दूसरा आग का आविष्कार, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि उस समय कुछ जलवायु परिवर्तनों की वजह से जंगल में आग लग गए होंगे, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी हो गई होगी। तो चूँकि ये समूह में भी रहते थे तो जितने भी शक्तिशाली समूह वाले लोग होंगे वो कमज़ोर समूह वाले लोगों को वहाँ से निष्कासित कर दिए होंगे। इसी के कारण इनके अवशेष हमें यूरोप, मध्य एशिया और भारत में मिलते हैं। अब अपनी इस मानव के विकास के सीरीज को बढ़ाते हुए अब हम आते हैं अपने निएंडरथल के पास। तो जाहिर सी बात है ये होमो इरेक्टस से ज़्यादा विकसित होंगे। इसके बाद आते हैं क्रो-मैग्नन मानव। तो इनके बारे में 2-3 बातें जानना जरूरी है। देखो, क्रो-मैग्नन मानव के मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को हम लोग उसकी अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त के साथ जोड़ते हैं। इनके दांत छोटे थे, जबड़े पहले की अपेक्षा अंदर की ओर हो गए थे, खान पान में काफ़ी भिन्नता पाई गई थी इनमें। इन्हें हम लोग प्रथम बौद्धिक मानव भी कहते हैं। अब एट लास्ट हम लोग पहुँचे होमो सेपियंस के पास, जो आधुनिक मानव कहे जाते हैं। देखो, ये जो होमो सेपियंस है ये हमारे निकटतम पूर्वज माने जाते हैं
और भारत में इनकी संख्या उच्च पूरब पाषाण काल में काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। ऑब्वियस है कि पहले के मानव की अपेक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा दक्ष होंगे हर काम करने में। इनके न्यूरॉन्स, इनके ब्रेन के न्यूरॉन्स बड़े हो गए होंगे, ब्रेन का आकार बड़ा हो गया होगा। तो इस तरह हम लोगों ने अपने मानव के विकास के क्रम को ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे हम लोग आदि पूर्वज कहते हैं, से होमो सेपियंस तक देखा। अब इन्हीं होमो सेपियंस के आगे की क्रियाकलापों को समझते हुए हम अपनी पूरी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें मेरा पहला होगा प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा ऐतिहासिक। चूँकि देखो क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इतिहास के पुनर्निर्माण के जितने भी स्रोत हैं उस पर चर्चाएं करेंगे। क्योंकि देखो ये जो स्रोत हैं वो हमारे आगे आने वाले इतिहास के बैकबोन हैं। इनको जानने के पश्चात ही हम आगे के हुए परिवर्तनों के कारण जान पाएंगे और इतिहास की एक मजबूत अवधारणा का निर्माण कर सकेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच।